पार्ट इन योर क्लास 10th ऑल्सो, और ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्लास 10th में आपको मिला है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो दैट इज वाई आपको एक नोशन तो है, यू हैव एन आइडिया कि व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली होता क्या है बेटा कि व्हेनेवर अ करंट इज मेड टू पास थ्रू अ कंडक्टर, जब भी हम किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो बेटा फिजिक्स में बेसिकली आपके 11th से लेकर 12th तक की फिजिक्स में यू हैव 3 डिफरेंट फील्ड्स जिस पे आप डिस्कशन करते हुए जो आप पढ़ते हो, एंड दीज 3 फील्ड्स आर, वन इज ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, द सेकंड वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो हमने कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ा है, और अब जो हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द थर्ड काइंड ऑफ फील्ड विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ऐसा रीजन है, एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है या उससे रिलेटेड और जो कहानी है वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट अभी फिलहाल हमारा टर्म यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली हम जान लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली द फील्ड इन विच वन मैग्नेट एक्सपीरियंसेस द मैग्नेटिक फोर्स। मतलब अगर मान लो कि आपने कोई एक मैग्नेट लिया, और मैग्नेट आप जानते होगे, ठीक है, मैग्नेट आपको मालूम है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो आयरन को अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेट कहलाता है। तो ये मैग्नेट है अगर, तो इस मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस, अभी लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है, मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसमें वो दूसरे मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने का मतलब दूसरे मैग्नेट पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या दूसरे मैग्नेट पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन इन विच इट इंटरेक्ट्स विद अनदर मैग्नेट, दैट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो होता यह है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टिंग वायर में से या कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक आप उस कंडक्टर से या उस वायर से करंट फ्लो करा रहे हो। तो टिल द टाइम you pass the current through a wire, around that wire a field will generate, and that field will be the magnetic field. क्लियर है। और ये सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ओएस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, एंड ओएस्टेड एक्सपेरिमेंटली शो द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये सब नोट नहीं करने, ये सब 10th में आपने पढ़ा कि भाई ये ऐसा, अगर मान लो ये एक सेल है और यहाँ पर एक स्विच है, और ये स्विच है आपका, ठीक है, और ये आपकी मैग्नेटिक निडल है। मैग्नेटिक निडल का नाम आपने सुना होगा, मैग्नेटिक निडल होती है पतली सी, मैग्नेट की बनी हुई होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है। तो इसमें जब करंट पास किया गया तो दिस निडल गेट डिफ्लेक्टेड, और ये डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई हो, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा वो अनसीन फोर्स अगर कोई लग रहा है तो दैट कैन बी ओनली बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। या आप ये कह सकते हैं कि इस पर कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इस पर रिस्पॉन्सिबल होगा टू मेक इट डिफ्लेक्ट, राइट। तो ये कहानी मैंने आपको बताया था, मतलब आपने पढ़ा है बेसिकली, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने सुना है। बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगी, जब तक उस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है। चलिए सर, ये तो हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत इस बात में? अरे सर हाँ ना बोल दो। अब एक्चुअली में जो हमारा चैप्टर होगा स्टार्ट विच इज रिलेटेड टू दिस, वो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा विद अ लॉ विच इज कॉल्ड एज बायोट-सावर्ट्स लॉ। जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैट वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ था विद अ लॉ, दैट लॉ वाज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर बायोट-सावर्ट्स लॉ, BIOT बायोट, SAVARTS सावर्ट्स, बायोट-सावर्ट्स लॉ, एक्चुअली में दिस इज द लॉ विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट इज गिवन बाय दिस लॉ, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज बायोट-सावर्ट्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या देता है, तो इट्स अ लॉ, ठीक है, ये लॉ है अपना। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लो ये कोई वायर है जिसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सच दैट कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट दैट पोजीशन वेक्टर बी आर वेक्टर फॉर दिस पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं इस वायर का कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लूं, मतलब इफ यू टेक इनफाइनिटेसिमली अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में अगर बहुत स्मॉल एलिमेंट हम वायर का कंसीडर कर लें, स्मॉल एलिमेंट, कितना स्मॉल, हाउ स्मॉल द एलिमेंट शुड बी, तो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट अगर हम वायर का कंसीडर कर लेते हैं, किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मतलब है कि सर इस डीएल की यहाँ पर एक डायरेक्शन फिक्स्ड है,
एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट डीएल? तो डीएल की जो यहाँ पर डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मतलब मुझे कोई बता सकता है कि अकॉर्डिंग टू यू ये जो डीएल मतलब जो ये लेंथ का स्मॉलेस्ट पोर्शन हमने लिया है विच वी आर कॉलिंग इट एज डीएल, ये डीएल स्केलर क्वांटिटी होगा इस कंडीशन में या वेक्टर क्वांटिटी है? एनीवन कैन एनीबडी मेक अ गेस whether it is a scalar quantity or vector quantity? Any one of you? नहीं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ना, बिकॉज मैंने आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो डीएल है इट हैज अ डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब डीएल आपको किधर लेना है? यू हैव टू अज्यूम द डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है एंड दैट इज व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको कैसी क्वांटिटी हम कंसीडर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हो? और मान लो कि इस डीएल, ये जो डीएल आपने अज्यूम करा है, इस डीएल और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इसके बीच का ये एंगल थीटा है, ठीक है? तो इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट के कारण, ड्यू टू दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली बिकॉज आपने एलिमेंट बहुत छोटा लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटी वैल्यू होगी। मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। तो अगर आपने ये स्मॉल एलिमेंट लिया तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बहुत छोटी सी वैल्यू होगी। तो ये लॉ ये कहता है कि दिस डी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा, डायरेक्शन सीखेंगे अभी, बट पहले मैग्नीट्यूड समझो। dv will be directly proportional to idl where I is current and dl is that element। जितना बड़ा एलिमेंट उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या आप इसको दो बारे में भी लिख सकते हो कि dv is proportional to dl, कितना लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और dv is inversely directly proportional to sine of angle between the current element that is dl and the position vector, and this is inversely proportional to the square of distance between this dl and the point at which you are finding the value of magnetic field। मतलब इस dl और वो जो पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। इसीलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इस लॉ को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। तीन लॉज हैं जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि उसमें भी 1/r² का फैक्टर आता है। दूसरा लॉ है कूलम्स लॉ, उसमें भी 1/r² का फैक्टर आता है। और तीसरा लॉ ये है जिसका नाम है बायोट-सावर्ट्स लॉ, इसमें भी 1/r² का फैक्टर आता है, तो इसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो हम लिख सकते हैं इसको आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए वी नीड टू टेक सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आप कंसीडर करेंगे उसकी वैल्यू होती है μ0/4π कहते हैं उसको। μ0 का क्या मतलब है टेल यू, तो आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। यहाँ पर जो सर μ0 है, यहाँ पर जो ये μ0 है, इस μ0 को हम कहते हैं परमियाबिलिटी। सर ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन इसकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, बट इसका भी मतलब मैं समझा देता हूँ बेसिकली थोड़ा सा, ताकि आपको एक आइडिया तो बने। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में यू डिफाइंड परमिटिविटी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने परमिटिविटी डिफाइन किया था अगर आपको याद हो। यहां पर आप क्या डिफाइन करते हैं? परमियाबिलिटी। जिस तरह से आपने बोला था परमिटिविटी विल डिसाइड द फील्ड स्ट्रेंथ इन अ मीडियम, इसी तरह से परमिएबिलिटी डिसाइड्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ मीडियम। मतलब हाई इज द परमिएबिलिटी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेस इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, लेस विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो परमिएबिलिटी बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इन अ गिवन मीडियम। क्लियर हो गई बात? तो ये मतलब है परमिएबिलिटी का। और ये जो μ0/4π है, ये μ0/4π, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷, ये μ0/4π। अच्छा, बी से यहां पर याद रखें, आप लोगों ने पूछा नहीं, बी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। बी से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड को। तो डीबी का मतलब क्या हुआ? छोटी सी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 10⁻⁷ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला का टी लिखा है, टेस्ला मीटर एम्पियर, ठीक है? टेस्ला मीटर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होगी। μ0/4π इज इक्वल टू 10⁻⁷। μ0 परमिएबिलिटी है,
और ये परमिएबिलिटी किसकी है, तो ऑफ एयर और वैक्यूम, या एयर लिख लो भाई, ये मैं लिख देता हूं, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। नाम सुना होगा आप लोगों ने, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। भाई कुछ तो सुना होगा, टेस्ला कभी सुना है आप लोगों ने, टकला? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू आती है ड्यू टू द एलिमेंट। तो सर अगर पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो तो ऑब्वियस ही बात है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, तो इस बात को याद रखो, डिफरेंट सिचुएशन में विल हैव डिफरेंट लिमिट फॉर द इंटीग्रेशन। ये तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला बताया गया है कि अगर आपको कोई भी वायर गिवन है तो उसका पहले आप एलिमेंट कंसिडर करेंगे, you will find the magnetic field of that element, and then you will integrate the whole magnetic field over the whole wire to get the net magnetic field due to the whole wire। समझ में आई बात? तो ये जो लॉ है, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। बात समझ में आ गई? म्यू नॉट क्या चीज है, जैसे ई एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी होता था एयर का या वैक्यूम का, वैसे म्यू नॉट क्या चीज है, तो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी किसका, एयर का या वैक्यूम का। क्लियर सर? नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। इस पर डायरेक्शन की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे थोड़े मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, 3-4 बच्चे कम दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर फिर हम इस पर डायरेक्शन की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग एक काम करिएगा कि अगर आप लोग बिफोर द नेक्स्ट क्लास अगर आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर आप लोग बिफोर नेक्स्ट क्लास वो पढ़ के रखिएगा, अगर वो तैयार करके रखिएगा तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। बट आज के लिए आप यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है? कोई इशू यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत विद बायोट सेवर्ट्स लॉ? एनी इशू विद द बायोट सेवर्ट्स लॉ? प्लीज रिस्पॉन्ड। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस यस ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे फर्दर डिस्कशन और इससे रिलेटेड डेरिवेशन वगैरह सब नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सर जी सर जी एक क्वेश्चन था। आप पूछिए। सर मैं टाइप कर देता क्वेश्चन पूछना है, म्यूट नहीं होना है। हूँ। सर टाइप कर देता हूँ। टाइम लग जाएगा तुमको टाइप करने में, खैर करो। HC वर्मा पेज 168। अच्छा जी, चैप्टर कौन सा है पेज 168 पे? चैप्टर कौन सा है? टेल द नेम ऑफ द चैप्टर। कैपेसिटर वाला चैप्टर ना, 168। एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 44 पार्ट डी। क्या कहता है पार्ट डी? यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट अपार्ट। ठीक है, खास पहल यहाँ पर वर्क डन बाय द पर्सन पूछा है ना, यस तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है? तो वर्क डन को हम चेंज इन एनर्जी भी लिख सकते हैं सर। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, वैसे फोर्स आंसर इनटू डिस्टेंस। तो जी मतलब पहले वाले जो
and work done energy minus initial energy का क्या है तब पर जो force तो इसमें मुझे पूरा क्वेश्चन है पढ़ना पड़ेगा. एनर्जी यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट अपार्ट. तो अगर आप प्लेट को यू आर पुलिंग इट अपार्ट, तो आप अगर अपार्ट पुल कर रहे हो तो उस केस में एक बात याद रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो कैलकुलेशन होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड होगी. तो वो सिर्फ और सिर्फ जिस प्लेट को आप मूव करा रहे हो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करना है. तो अगर आप फोर्स के टर्म्स में इसको निकालना चाहते हो तो एक काम करना, यहाँ पर फोर्स आपने लिखा होगा, मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है, बट फोर्स आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी, ये फोर्स होगा. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ द प्लेट इनटू डी लिख लीजिए. वर्क डन विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी एक प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अनदर प्लेट multiplied by charge of that plate sigma into a multiplied by d. This will be the formula for the work done. सर किया था समझे? पर ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम प्लेट्स को अलग ले जा रहे हैं तो कैपेसिटेंस चेंज होगा हर एक इंटरवल पे, तो चार्ज भी तो चेंज होगा. कैपेसिटेंस चेंज होने का ये मतलब नहीं होता कि चार्ज भी चेंज हो. अगर आप प्लेट का सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है डी को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो बाय द वे चेंज ऑफ डी आप कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द चार्ज. चार्ज तो चेंज करेंगे, चेंज तब होगा जब कोई सेल कनेक्टेड हो. अगर कोई सेल नहीं है तो चार्ज को मूव कराएगा कौन? ये बात तो वैसे ये तो उसमें भी देखा था आपने, व्हेन यू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब भी आपका यही सिचुएशन था. इफ यू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उस केस में अगर आपने सेल लगा रखा है तो चार्ज चेंज होता है, बट अगर आपने सेल नहीं लगा रखा है तो चार्ज चेंज नहीं होता है. तो चार्ज के मूव चेंज होने का जो कॉज है वो सेल होता है. तो ये नहीं कि दो प्लेट के सेपरेशन को आप बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बदला है तो चार्ज बदलेगा ना. सेपरेशन बढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गई है. हाँ बोलिए. सेल भी तो लगाया है इधर. तो मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा काशपेल, इसको नेक्स्ट क्लास में, क्लास स्टार्ट होते वक्त पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि फिर मुझे पूरा क्वेश्चन